हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज दैट आपके पास ये टू ब्लॉक्स हैं, फोर्सेज मैंने मार्क किए हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट मार्क किया है। क्वेश्चन आपके पास है, इफ वेलोसिटी ऑफ दिस 50 kg block is 3 मीटर पर सेकेंड at any instant, find the velocity of this 15 kg block at the same instant। ये पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मली आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं? हम जो यहाँ पर फोर्सेज दिए हैं, फ्रिक्शन दिए हैं, तो आप जब स्टार्ट करेंगे, एक बार आप स्टार्ट करके देख लेना, तब इस क्लिप को मूव कीजिए। नॉर्मल आप अटेम्प्ट करते हैं कि जैसे आपने फोर्स देखे और आपने क्या स्टार्ट कर दिया, न्यूटन्स लॉ स्टार्ट कर दिया। जैसे फोर्स और मोशन देखते हैं, कई बार आप मोमेंटम स्टार्ट कर देते हैं, कई बार आप वर्क एनर्जी स्टार्ट कर देते हैं। सिचुएशन देखो हमें कैसे हैंडल करना है। इस क्लिप को मूव करने से पहले आप एक बार अटेम्प्ट करके देखना कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। इस ब्लॉक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, हम इस ब्लॉक की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कैसे बताना है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप डिफरेंट आंसर बताएंगे, कभी एक्सलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत से पैरामीटर आप बना लेंगे। इस क्वेश्चन से हम बाहर आना चाह रहे हैं। सपोज दैट थोड़ा सा हम लोग घूमने चलते हैं, सभी लोग एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे आप जाइए। सपोज दैट रेलवे स्टेशन पे हम लोग हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक अनाउंसमेंट हो रहा है। और अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, जिस मोमेंट पे अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें एक ट्रेन पास हो रही है, एक हाई स्पीड ट्रेन पास हो रही है। तो अनाउंसमेंट क्या है कि इंजन स्पीड, कह रहे हैं कि जो ट्रेन पास हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। इंजन स्पीड ऑफ दिस ट्रेन इज कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। इंजन स्पीड उन्होंने बता दिया। तो क्वेश्चन है इसकी कंपार्टमेंट स्पीड कितनी होगी। मुझे लगता है कि आप 1 सेकेंड के अंदर ही आप आंसर बता देंगे, और इसके लिए आपको फेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्किल्ड होने की जरूरत नहीं। कोई भी अनस्किल्ड होगा वो भी बता देगा। तो आपने क्या बताया कि इंजन स्पीड यदि 100 किलोमीटर पर आवर है तो कंपार्टमेंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100 किलोमीटर होनी चाहिए। ओके, आप सोचिए कि जब इस आंसर को आप बता रहे थे तो क्या आपने मुझसे पूछा कि इंजन का मास कितना है? आपने पूछा इंजन व्हील एंड रेल के बीच में फ्रिक्शन कितना है? आपने पूछा मुझसे कंपार्टमेंट का मास कितना है, कंपार्टमेंट व्हील और रेल के बीच में फ्रिक्शन कितना है, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हमसे ली नहीं। आपने डायरेक्ट बताया कि यदि इंजन स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है तो कंपार्टमेंट स्पीड कितनी होनी चाहिए, 100 किलोमीटर होनी चाहिए। अदरवाइज हम टिकट मान लो सपोज दैट हम इलाहाबाद से स्टार्ट कर रहे हैं, इलाहाबाद से स्टार्ट के दिल्ली जाना है, तो यदि ऐसा नहीं होता तो इंजन आपका दिल्ली पहुंच जाता और हम कंपार्टमेंट कहीं और पीछे रह जाता। तो क्या आप इसको पसंद करते? नहीं। तो नेचर का लॉ बता रहा था कि जितनी इंजन स्पीड थी उतनी आपके पास कंपार्टमेंट स्पीड थी। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है। सपोज दैट ये आपके पास इंजन है, ये आपके पास कंपार्टमेंट है। आप देखते हैं कि इंजन और कंपार्टमेंट के बीच में एक कपलिंग होती है, रॉड अटैच होती है। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग अटैच कर दी। आप देखिए कि यदि इंजन आपके पास मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसी सेम मोमेंट पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसकी भी 3 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरिटी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन है क्योंकि मुझे सेम इंस्टेंट पे कैलकुलेशन करनी है, सेम इंस्टेंट पे रिजल्ट बताना है, टाइम इंटरवल नहीं है। जिस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड है उसी इंस्टेंट पर हमें इसकी स्पीड चाहिए। तो सपोज करिए आपने ये सब तो बता दिया। अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि कम्प्लेक्सिटी कुछ आएगी। सपोज दैट इलाहाबाद स्टेशन से ट्रेन पास हो गए कुछ आगे अराउंड 10 किलोमीटर पास होके बमरौली एयरपोर्ट के पास। सपोज कीजिए कि ट्रेन की जो कपलिंग है वो टूट जाती है, क्या होगा? क्या अभी भी इंजन स्पीड और कंपार्टमेंट स्पीड सेम रहेगी? अब ये नेचर नहीं आएगा। क्या होगा? इंजन अपने फोर्स के थ्रू स्पीड मेंटेन रखेगा, लेकिन कंपार्टमेंट के साथ क्या होगा? अब यहाँ पर फ्रिक्शन और ये सब कुछ काम करने लगेंगे। कंपार्टमेंट की स्पीड स्लोली डिक्रीज होती जाएगी, कुछ डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाएगी।
ठीक है, नेचर चेंज हो गया। जैसी कपलिंग टूट गई थी तो अब सिचुएशन चेंज हो गई, मतलब इंजन और कंपार्टमेंट फ्री हो गए थे, अब उनके कनेक्शन मेंटेन नहीं था। अब यहाँ से देखिए कि जब हम इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे थे ट्रेन के एग्जाम्पल को, तो उस समय मैंने ये नहीं पूछा था कि कपलिंग में कितना फोर्स काम कर रहा है, बस क्या होने चाहिए, कंपार्टमेंट और इंजन के बीच जो कपलिंग वो टूटनी नहीं चाहिए, तब तक हमारे रिजल्ट सेम रहेंगे, और जैसी ब्रेक हो जाएगी तब रिजल्ट हमारे चेंज हो जाएंगे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। तो कपलिंग टूट गई, इससे क्या फर्क पड़ा, मीनिंग क्या है। जैसे हम इसी को ट्रीट कर लें, ये आपके पास इंजन है, ये कंपार्टमेंट है, यदि ये टूट जा रहा है तो इसके अंदर जो टेंशन वैल्यू थी, टेंशन फोर्स था, वो कितना हो गया, 0 हो गया, ब्रेक हो गया। तो यदि हमारे पास इनकी कनेक्टिविटी मेंटेन है, कुछ ना कुछ टेंशन होगा, वेरी वेरी स्मॉल टेंशन की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए आपको, सिर्फ ये टेंशन, ये इंश्योर, इतना पार्ट को इंश्योर करते, इस सिचुएशन को इंश्योर करते कि कनेक्टिविटी मेंटेन है। इवन जस्ट 10 to 0 का तब भी आपके पास रिजल्ट वैलिड होंगे, मतलब जब तक ये कनेक्टिविटी मेंटेन है, जस्ट बहुत माइन्यूटली भी मेंटेन है, तब तक आपके पास रिजल्ट सेम, जितनी स्पीड इसकी होगी उतनी सेम स्पीड इसकी रहेगी। कपलिंग जैसी टूट रही तब नेचर चेंज हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस पे डिपेंड हो रही है, वो इंटरनल टेंशन, आपके पास क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ही डेवलप होती है सिचुएशन के हिसाब से, स्ट्रेस स्ट्रेन के थ्रू। तो टेंशन जब तक मेंटेन है तब तक रिजल्ट आपके पास सेम आ रहे थे। जैसे ही टेंशन खत्म हो रहा था, अब टेंशन की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए थी। अब ट्रेन के एग्जाम्पल में मुझे ये नहीं आप मुझे पूछना था कि ट्रेन में कपलिंग में कितना टेंशन है, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन क्या है, स्पीड सेम आ रही है। जैसी स्टिंग ब्रेक हो गई तब इंडिपेंडेंट हो गई, न्यूटन्स लॉ काम करने लगे, न्यूटन्स लॉ के थ्रू हम फिर सारे रिजल्ट बताएंगे। ओके, अब हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए कि जो इंटरनल फोर्स डिपेंडेंट हो, टेंशन डिपेंडेंट हो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सिंपल, सबसे सिंपल ट्रेन एक बहुत सफिशिएंट लार्ज आपके पास है, आई एस्टिमेशन के लिए बहुत आसान है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे एक स्मॉल वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पर एयर है नहीं, आप कहेंगे नहीं एयर है यहाँ पर, क्या आपको दिखाई दे रही है, आपको दिख नहीं रही है, लेकिन एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका एक सिचुएशन ऐसी आती है, हम आप लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक लिमिट के बाद हमारी आंख की लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो जो मॉलिक्यूलर लेवल साइज हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर एयर प्रेजेंट, आप इंटेलेक्चुअल पावर से बता रहे हैं। यदि इसको देखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अदर थ्योरी का यूज करनी पड़ेगी। जैसे हम कोई हाई रिजॉल्विंग, वेरी वेरी हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप को यूज करना चाहें तो उस समय विजिबल हो जाएंगे। कुछ और अदर थ्योरी, स्कैटरिंग थ्योरी, कुछ आपने देखा हो कभी रूम में आपने, और बाहर से एक संदेश पास हो रही है, आप देखते हैं उस रे में, संदेश में आपको पार्टिकल कुछ विजिबल होते हैं। तो कोई ना कोई सिचुएशन आपको बनानी पड़े, कोई ना कोई डिवाइस चाहिए, ये कोई कंसेप्चुअल पार्ट चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए उन एयर पार्टिकल को देखने के लिए। तो ट्रेन का हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सफिशिएंट मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से थी, हम आई एस्टिमेशन वहाँ पे बहुत आसान था। लेकिन जैसे हमारी ये प्रॉब्लम, बिल्कुल आई एस्टिमेशन से इसको हम रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन एवरी प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर जब जैसी कम्प्लेक्सिटी आएगी हमारी आई एस्टिमेशन फेल होने लगेंगे। तो मुझे क्या करना होता, एक मैथमेटिकल, हमें एक फिजिक्स के कुछ लॉ चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस चाहिए, उसके थ्रू हम रिजल्ट निकालें। अब हम ये चाह रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे होगा, फिजिक्स का कोई कौन सा लॉ है जो हमें इस टाइप की फॉर्मुलेशन कराएगा। तो हम एक इंडिपेंडेंट थ्योरी बताए जो आपको नॉर्मली एकेडमिक में नहीं है। तो इसको बताने के लिए हम यहाँ पे जो चैप्टर हम बता रहे हैं उसका नाम क्या है, काइनेमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कनेक्टेड पार्टिकल्स। कनेक्टेड पार्टिकल रिलेशनशिप चाहिए मुझे। नॉर्मली आप काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, सिंगल पार्टिकल काइनेमेटिक्स, एक पार्टिकल है आपने ड्रॉप कर दिया, तो इसके लिए आप v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2, ये सारे फॉर्मूले यूज करके रिजल्ट बता देंगे। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर कनेक्टेड पार्टिकल काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स को यदि अच्छी तरह से समझना है तो यहाँ पर जो कनेक्टेड पार्टिकल काइनेमेटिक्स है, यदि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो एक लेवल के बाद न्यूटन्स लॉ की प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होगी। तो हम इस कनेक्शन को पहले समझना है।
कि कनेक्शन की जब अटैचमेंट होती है तो उनकी मोशन कैसे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक, तो हम समटाइम्स कहते हैं कनेक्टेड काइनेमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कनेक्टेड पार्टिकल्स, और समटाइम इसको हम दूसरे फॉर्म में नाम देते हैं कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशंस। कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन हम इस पर और बाद में डिटेल में बताएंगे, कॉन्स्टेंट वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या, तो सब कुछ डिटेल बाद में बताएंगे। अभी हमारे पास इससे काम चल रहा है काइनेमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन कनेक्टेड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ जो कांस्टेंट वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास हम एक केस ले रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग पार्टिकल यदि हमारी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसको मुझे सॉल्व करना है, पार्टिकल में काइनेमेटिक रिलेशनशिप बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 अप्रोच है। जो हम फर्स्ट अप्रोच डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये अप्रोच बेसिकली बहुत हार्डर प्रॉब्लम के लिए है। उसको भी जैसे सपोज दैट एक प्रॉब्लम है जो नॉर्मल थ्योरी अवेलेबल है वो 15 मिनट में सॉल्व करेंगे, तो ये अराउंड 30-35 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो जो सिंपल प्रॉब्लम होती है वो सारी थ्योरी से इक्वल स्पीड से सॉल्व हो जाती है, लेकिन जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हार्डर प्रॉब्लम है, उनके लिए ये थ्योरी हम डिवाइस कर रहे हैं। उनके लिए फॉर्मुलेशन कैसे करना होगा तो वो हमने देखा कि ये थ्योरी ऐसी है जो किस पर डिपेंडेंट है, इंटरनल फोर्स डिपेंडेंट है। तो इंटरनल फोर्स डिपेंडेंट हमें एक थ्योरी बनानी है। ओके, तो जब एक थ्योरी बनानी है, नॉर्मल बुक्स में जो हमारी 10+2 लेवल की बुक्स है वहाँ पर वो थ्योरी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इससे रिलेटेड जो भी उस फॉर्मुलेशन के लिए, थ्योरी को डिस्कस करने के लिए कुछ टर्म्स मुझे चाहिए, कुछ फंडामेंटल्स चाहिए। उन फंडामेंटल को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस थ्योरी पे आते हैं।